बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। एंड वैसे तो करंट अफेयर्स के अंदर हमारे पॉलिटिकली बहुत गहमा गहमी एक दफ़ा फिर से सारी सियासत जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गिर्द घूम रही है। लेकिन मुझे ज़ाती तौर पर यह लगता है कि बड़ा इशू, क्योंकि खुद मैं एक किसान हूँ, तो बड़ा इशू किसानों का इशू है कि जिसको हमें बचपन से पढ़ाया जाता है कि जनाब पाकिस्तान की मुईशत की रीढ़ की हड्डी किसान है, ज़राअत है। वही रीढ़ की हड्डी बहुत कमजोर होती जा रही है। गंदुम का इशू हो जाए, एक इशू खत्म नहीं होता और दूसरा आगे खड़ा होता है। उसके बाद पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की कैनाल्स को लेकर रिफ्ट जो है वो बढ़ती जा रही है। इफेक्ट बाय एंड ऑफ द डे किसान ही होगा। कान इधर से पकड़े या किसी कान उधर से पकड़े, उसके मल्टीपल रीजन गवर्नमेंट देगी, मल्टीपल रीजन पीपल पार्टी देगी, मल्टीपल रीजन ऑपोजिशन देगी, बट इवेंचुअली दुखों का मदावा कौन करेगा उसके ऊपर भी बंदा बात नहीं करता। और सेकेंडली ये इशू है क्या, क्योंकि अब तो क्लियर कट डिवाइड रिसेंट बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की स्टेटमेंट से भी नजर आ रही है कि जनाब केनाल इशू के ऊपर पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन का डिवाइड बढ़ता जा रहा है, खलीज बढ़ता जा रहा है। सवाल फिर वही मेरे आप तमाम लोगों की तरह मेरे जहन में भी आता है कि जनाब ये जब सब प्लान हो रहा था, जब मीटिंग्स हो रही थी, जब इस सूबे के ऊपर इंप्लीमेंटेशन का वक्त आ गया, तब तक तमाम लोग सोते रहे, तमाम लोग ऑन बोर्ड भी थे, सब हैप्पी थे। किसान उठ खड़ा हुआ तो साथ पीपल्स पार्टी भी उठ खड़ी हुई। एनीवेज, आज के मेहमानों का आपसे तारुफ करवा दूं। हमें ज्वाइन किया जनाब फैसल चौधरी साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। डॉक्टर मिर्जा इख्तियार बेग साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ताल्लुक है। और जनाब हुज़ैफा रहमान साहब ने हमें ज्वाइन किया जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से। डॉक्टर साहब आपसे स्टार्ट करना चाहूँगा। ऑब्वियसली रेट कोई सिंध में भी गंदम का बहुत अच्छा नहीं है, क्या वहाँ का किसान भी सरापा एहतजाज है? आपको चैलेंजेस है वहाँ के किसान को लेकर भी? देखिए, ये बहुत ही संगीन मसला बड़ा गंभीर होता जा रहा है। और अभी मैं अपने घड़ी खुदा बख्श में जलसा था, तो चेयरमैन साहब की उसमें बड़ी वाज़ेह तकरीर और बयानात आए। मैं इस पे अपना पार्टी का मौक़िफ़ पहले बतलाना चाहता हूँ कि हम किसी भी सूरत में उन कैनाल्स को जो सिंध से पानी को कम करती हैं, उनके लिए हमारे बिल्कुल सख्त हमारा एतराज़ है। और हमने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, जो हमारे इत्तेहादी जमात है, बड़े वाज़ेह कर दिया है कि इस सिलसिले में हम किसी हद तक भी जा सकते हैं। किसी हद तक के माने हैं किसी हद तक। अब ये उन्होंने फैसला करना है कि इसमें उन्होंने एमिकेबली इस मसले को हल करना है, ये इसको मज़ीद हवा देनी है। हमने उनसे एक रिक्वेस्ट की, और वो रिक्वेस्ट राय साहब ये है कि आप काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास बुला लें। ये इजलास ऑलरेडी साल होने जा रहा है, नहीं हुआ। 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद इसको मुनक्किद करना आईनी पाबंदी है, आईनी जिम्मेदारी है। तो जब आइन में मुद्दत पूरी हो गई है तो आप इस इजलास को कॉल करें और वहां पे इस मसले को रखें और कंसेंसस की बुनियाद पे इसका फैसला हो। ये क्यों नहीं किया जा रहा है? तो हमारा बड़ा सख्त मौकिफ है कि सीसीआई काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का जो है वो इजलास बुलाया जाए फौरन से पेशतर, और नहीं तो बदमज़गियां बढ़ेंगी, तलखियां बढ़ेंगी। बजट आ रहा है, हमें उसमें भी अपना किरदार अदा करना है। ये अब हुकूमत का फैसला है कि वो अपने अलाइज को किस हद तक। डॉक्टर साहब, आज ही की स्टेटमेंट है वज़ीर इत्तलात पंजाब मोहतरमा अज़मा बुखारी साहिबा की। वो कहती है कि चोलिस्तान कैनाल्स के मंसूबे पर सिंध में सिर्फ सियासत हो रही है, मंसूबे की सदर से मंजूरी डॉक्यूमेंटेड है, इस पर उनके दस्तखत मौजूद है। देखिए, ये बात है, सदर साहब ने भी 23 मार्च में कैटेगोरिकल अपना स्टेटमेंट, जो एक नेशनल डे था, उस फोरम से बड़ा वाज़ेह कर दिया है कि हम इसमें वफाक के साथ नहीं खड़े होंगे, हमारा साथ उनके साथ नहीं है। बिलावल साहब ने भी बड़े वाज़ेह कह दिया है कि इसमें हम वफाक के साथ नहीं खड़े होंगे, हमारे रास्ता जुदा होंगे, हमारे रास्ते अलग। और ये मैसेज हमने अपने तमाम हारियों को, किसानों को, जियालों को, जो पीपल्स पार्टी के जलसे में आए, बड़ा वाज़ेह पहुंचा दिया है। वो मायूस ना हो। इसमें हमारा मौक़िफ़ यही है कि हम एक कतरा पानी सिंध का कहीं पे नहीं न शिफ्ट होने देंगे, न ज़ाया होने देंगे। या मानत है सिंध की, पहले ही वहाँ पे शॉर्टेज है पानी की, लिहाजा इसमें मजीद तकसीम, बंटवारा और ये तमाम चीज़ें न हम बर्दाश्त कर सकते हैं, न मुल्क बर्दाश्त कर सकते हैं।
फेयर इनफ। जरा इसी में मैं फैसल चौधरी साहब का मौका भी ले लूँ। डॉक्टर साहब, फैसल साहब, आपने गुफ्तगू सुनी मिर्जा इख्तियार बेग साहब की, दस्तखत भी मौजूद हैं। अजमा बुखारी साहबा कहती हैं कि डॉक्यूमेंटेड है कि देवर ऑन बोर्ड एट वंस। इसके ऊपर बहुत बड़ा इशू बना हुआ सिंध में। दो कि मेरा सवाल तो गंदम का था, लेकिन चले डॉक्टर साहब ने पहले इसको एड्रेस कर लिया। व्हाट डू यू थिंक, इसका प्रैक्टिकल सोल्यूशन क्या है? सिर्फ सियासत हो रही है या वाकई में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने स्टार्स के ऊपर इतना कायम दायम है कि कल को हुकूमत से अलग भी हो सकती है? थैंक यू करण साहब। पहली बात तो ये है कि पीपल्स पार्टी विकेट के दोनों तरफ खेल रही है। पीपल्स पार्टी के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने ब्रीफिंग दी और ब्रीफिंग में अप्रूवल दिया। जो नहरों का मामला है उस पे सदर जरदारी साहब, इसीलिए वो 4 अप्रैल को बीमार भी हो गए। अल्लाह ताला उनको सेहत याब करे। वो जब जब कोई अवामी इज्तिमा होगा बीमार होंगे वो, ताकि वो लोगों को फेस ना कर सके। इस वक्त जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर हैं और दीगर जो नेशनलिस्ट पार्टीज हैं सिंध की और सिंध में, ये बहुत बड़ा मसला है और पीपल्स पार्टी पे बहुत दबाव है। और जो इंटरनल पॉलिटिक्स है जिसकी वजह से ये नहरों वाला मामला जो है ये बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर गया है। कौंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का जो इजलास है वो किस साल में 2 दफ़ा बुलाया जाता है। बेहतर होता कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में ये बात रखी जाती। और इरसा अकॉर्ड है 1991 का, जिसके तहत 37% सिंध, 37% पंजाब और 14% केपी के, 28% केपी के और 14% बलूचिस्तान का हिस्सा है। और उसमें हर सूबे को अपने जो पानी का हिस्सा है उसके अंदर रहते हुए वो जो कैनाल या रिजर्वायर्स हैं वो बनाने का पूरा हक है। सिंध में तो हालात ऐसे हो गए हैं कि इन्होंने मेरे इलाके में जलालपुर नहर के ऊपर भी रेजोल्यूशन पास की, जिस पे मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत को की ये एक अवाम दुश्मनी है पंजाब के साथ, हमारे लोगों के साथ, जिसमें 1,80,000 एकड़ जो है वो रकबा सैराब होना है और उससे पंजाब के जिम्मेदारों को फायदा होना है। लेकिन सिंध का ये जो मुतालबा है, पीपल्स पार्टी का नहीं, मैं सिंध का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, कि सिंध का ये मुतालबा है साकिब साहब, ये बिल्कुल एड्रेस होना चाहिए। फेडरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। और कैनाल्स जो है वो पोलिटिसाइज नहीं होनी चाहिए। उनके ऊपर जो है सारा मामला, अगर ये एक कंसेंसस के साथ नहीं हुआ तो इसका नुकसान फेडरेशन को होगा। और इसके ऊपर जो है मुकम्मल तौर पे बाकी हमारी पार्टी का भी, क्योंकि हम पहले पीपल्स पार्टी से पहले ही हम ये कह चुके हैं कि हम कैनाल्स की मुखालफत करते हैं। और सिंध का जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या सिंध में जो लोग हैं उनके साथ मिल के जब तक ये बात नहीं होगी, जब तक इसके ऊपर उनकी सेटिस्फेक्शन नहीं हो, तो कैनाल बनाना पाकिस्तान के लिए खतरनाक है। अब मैं आपके वेरी क्विकली, जो आपने पहला सवाल था वो गंदम की कीमत का था। ये बहुत ही एक अफसोसनाक बात है कि पंजाब में गंदम की कीमत को लेके जिम्मेदारों को जिक्र पहुंचाई गई, उनका नुकसान किया गया और गंदम की फसल की जो कीमत है वो इतनी नीचे कर दी गई कि इस बार उसमें 15% उसकी कल्टीवेशन में कमी आई है। और ये वो कमी है जो कि काश्त ही नहीं हो सके की लोगों ने। इसके साथ साथ वाटर स्कार्सिटी और दूसरी वजहों के तहत और महंगाई, क्योंकि डीएपी और यूरिया और बुनियादी जो लवाजमात होते हैं वो इतने महंगे हो गए हैं कि लोगों ने उस पर फसल काटने की, जिसके लिए 1.6 बिलियन डॉलर की आपको व्हीट इंपोर्ट करनी पड़ेगी। ये एक पूरा स्कैम है, जिस तरह से शुगर का स्कैम है, जिस तरह से बिजली के बिलों का स्कैम है। ये नून लीग का एक तरीका वारदात है, जिम्मेदारों को टारगेट करना। और जिम्मेदार इस वक्त बहुत ज़ुबूहाली का शिकार है। पंजाब का जिम्मेदार जो है वो सर पे हाथ रख के जो है वो रो रहा है, लेकिन उनकी क्योंकि रिप्रेजेंटेशन जो है वो उस तरह नहीं है। हुकूमत जो इस वक्त सूबाई हुकूमत है वो पंजाब के जिम्मेदारों को बिल्कुल टारगेट किया हुआ है। वैसे तो उन्होंने हर तबके को टारगेट किया है, चाहे मजदूर हो, ताजिर हो, हाजिर हो, सनतकार हो। इस वक्त फैसलाबाद में आपको पता है कि जो लूम है वो बिल्कुल बंद है
और टेक्सटाइल में हमें एक सेटबैक भी आना है। फैसल भी अब तो बिजली भी सस्ती कर दी, अब तो इंडस्ट्री फले फूलेगी, बिजली सस्ती होगी अब तो। वो 20 रुपए यूनिट से अगर आप 80 रुपए यूनिट के बाद 8 रुपए कम करेंगे तो वो तो नहीं ना चलेगी। और सिर्फ बिजली का तो मतलब नहीं होता ना करण साहब, रॉ मटेरियल, हालात, लॉ एंड ऑर्डर का फुकदान, टेररिज्म बढ़ता हुआ, यहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी ना आ रही है, लोएस्ट पे है। और ये सबसे ज्यादा जब आपका आईनी मुअत्तल हो, बुनियादी हकूक मुअत्तल हो, अदलिया का इदारा ही ना और रह जाए, और हर बात के ऊपर आप एक जो है आप डंडे सोटे के जरिए काम करने चाहें, तो फिर तो उन हालात में मुल्क में लोग पैसे नहीं लाते। लोगों की इज्जत जान माल चले, जहाँ पे आप तो महफूज केनाल ना के हो। इशू पे डॉक्टर साहब के साथ खड़े हैं, पीपल्स पार्टी के साथ खड़े हैं। जरा मैं डॉक्टर साहब से भी पूछ लूं, क्या गंदम के इशू के ऊपर के पंजाब के साथ खड़े हैं? मिर्जा इख्तियार बेग साहब, बड़ा अच्छा लगता है कि जब पॉलिटिशियन एक सूबे का दूसरे सूबे के, क्योंकि ऑब्वियसली ये नेशनल पार्टीज है, आपकी पीपल्स पार्टी हो जाए, तहरीक इंसाफ हो जाए, PMLN हो जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा क्लियर कट स्टांस लिया, जिस तरह फैसल चौधरी साहब कह रहे थे कि कनाल इशू के मुखालिफ है तहरीक इंसाफ भी, आपके स्टांस को सपोर्ट करती है। सर, क्या आप भी पंजाब के जिम्मेदारों के स्टांस को सपोर्ट करते हैं कि गंदम को लेकर उनका बहुत बुरा हाल है? देखिए, हम पंजाब की या KPK या बलूचिस्तान के बजाय हम पाकिस्तान के जो जिम्मेदार हैं, जो फार्मर्स हैं, किसान हैं, तो उनका साथ है। यकीनन उनको बहुत परेशानी की सूरत हाल है सामने। गंदम की कीमत मुसलसल दूसरी बार जो है वो गिरी हुई है। पिछली बार गंदम सड़कों पे लाई गई, लेकिन वो खरीदी नहीं गई। पानी की किल्लत थी, वफाकी हुकूमत ने उस मसले पे भी कुछ हल नहीं निकाला। खाद की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है और उससे भी ये फसल की प्रोडक्शन जो है वो मुतासिर हुई है। फैसल साहब, एस्टैब्लिशमेंट से राब्ते की तहरीक इंसाफ की फ्रॉम डे वन है, लेकिन हमें इंप्रेशन ये मिलता रहा कि माजी में शायद कोई राब्ते शाब्ते एस्टैब्लिश भी हुए हैं। संगजानी जलसा, उससे पहले जब आजम सवाती साहब जे इमरान खान साहब से मिलने सुबह के टाइम, सर वो तो सारा कुछ रद्द कर दिया उन्होंने एट वंस, के कोई राब्ता एस्टैब्लिश ही नहीं हो सका। स्वाति साहब ने स्टेटमेंट दी, उसमें उन्होंने कहा कि शिबली, फराज, उमर अयूबर और अली अमीन ने उनको 22 अगस्त को 2024 को भेजा कि आप जो है ये जलसा कैंसिल करवाएं। अब ये तीनों साहबान जो है ये अपना वजाहत दें कि इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे किया या क्यों किया, क्योंकि अगर इस्टेब्लिशमेंट पे कहने पे किया तो ये बड़ा सीरियस काम है, क्योंकि इसका फिर पार्टी को पता नहीं है, पार्टी वर्कर्स को पता नहीं है। तो ये जो बात है गुफ्तगू आजम स्वाति साहब ने की है, ये बहुत ही संजीदा नोयत की। बाकी इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते देखिए कभी भी टूटते नहीं है। इफेक्टिवली कोई बात मुंडे चढ़ती है नहीं चढ़ती, जाहिर है इमरान खान तो साजिश नहीं करेंगे जैसे आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ ने जनरल बाजवा के साथ की, और फिर उनके कंधों पे चढ़ के अदम एतमाद की PDM वन लेके आए, और बाकी फिर सारे एक तारीख का एक हिस्सा है। सबको पता है कि इस वक्त भी क्या चल रहा है, पहले भी क्या हुआ है। फॉर्म 47 की हुकूमत लाई गई और जो लोगों का मैंडेट जिस जमात को है उसको नहीं मिला। स्वाति साहब की मुलाकात अभी भी हुई है, और स्वाति साहब के साथ इस मुलाकात से पहले वो एक दफ़ा मेरी भी उनसे मुलाकात हुई थी, वो तशरीफ लाए थे और वो मुलाकात के मतमनी थे, और उसमें अपना ये जो ब्रिज करने की बात कर रहे हैं ये उन्होंने मेरे साथ भी की थी। तो मैंने उनको यही मशवरा दिया था कि इमरान खान साहब से बात करें आप, तो फिर ही आप आगे करें। तो फिर वो अब वहाँ पे अगर वहाँ से जवाब आया नहीं आया, तो स्वाति साहब ही की जो स्टेटमेंट है उसके मुताबिक तो अभी तक कोई बात नहीं बनी है। दूसरी बात यह है साकिब कि ये तो चले हो गए ना एक ऐसी चीज, हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट PTI के साथ क्यों बैठेगी जब आपने उनके ऊपर कोई प्रेशर ही नहीं रखा हो। सियासी मामलात जो हैं वो तो सियासी तरीके से एंगेज होंगे। अब जो एक तो मुफाहमती ग्रुप जिसको कह लें आप, वो अली अमीन वगैरह हैं, या जो वो कहते हैं कि जी क्योंकि हमने साथ लेके चलना है तो साथ लेके चलना चाहिए, ये भी एक राय है। दूसरा एक हॉकिश एलिमेंट है जो कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट है, जिसको जो कि अभी बलोचिस्तान गया था उसकी सरप्राइज जनरल सेक्रेटरी करते हैं।
वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव एंटी रखते हैं। एस्टैब्लिशमेंट, अब एंटी एस्टैब्लिशमेंट जनरल से दोनों जी एंटी सर, एस्टैब्लिशमेंट सॉरी। ग्रुप कर रहे हैं। हाँ, वो जनरल सेक्रेटरी का एक वो जो उसको वो कहते हैं कि वो जी वो इनकलाबी ग्रुप है कि वो इनकलाब कोई और लाए, लेकिन जब वो इनकलाब आ जाए तो फिर उसके ऊपर चढ़ना चाहते हैं। यानी वो खुद कभी भी नहीं आते किसी एहतजाज में, ना कभी वो शामिल हुए हैं, ना कभी उन्होंने किसी की जिम्मेदारी ली है। हमेशा वो वीडियो बना के सबसे पहले भागने वालों में से होते हैं, लेकिन इनकलाब के दाई हैं वो। तो वो जो लोग हैं वो भी इमरान खान साहब की रिहाई के लिए मुझे कोई काम होता नजर नहीं आ रहा दोनों तरफ से। ना तो कोई लाया चले हुआ है, फैसले, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है ना कोई मिर्जा साहब, स्ट्रेटजी। एक छोटा सा ब्रेक लेना है मुझे, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। जी 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 प्लीज मुकम्मल कर लें प्लीज। जी सर, एक स्ट्रेटजी कोई नहीं है। वर्कर्स आप देखें कि सोशल जी मीडिया पे अब गुफ्तगू होना शुरू हुई है। वो देखिए जो प्रेशर बनेगा इस्लामाबाद पे, वो केपी और लाहौर अपना पंजाब से बनना है। अब इनके लिए आपको अग्रीड। मौलाना फजल रहमान साहब के साथ अलायंस करना जरूरी है। मौलाना साहब के साथ अलायंस में दूरी जी जो है वो पैदा की गई है। मुजामती और मुफाहमती ग्रुप दोनों जो बैरियर्स है इस आर बात देयर। पे नहीं वो लगे हुए हैं कि वो इत्तेहाद ही ना हो, और ये इत्तेहाद ना हुआ तो फिर हुकूमत की फैसल एस्टेब्लिशमेंट भी एक आपके छोटे साथ से क्यों ब्रेक के बाद बैठेगी? वापस आ रहे हैं यहीं से, एक ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं यहीं से कंटिन्यू करते हैं। हुज़ैफा साहब मेरे साथ मेरे साथ रहिएगा, एक नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक लेना है मुझे, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं तो यहीं से कंटिन्यू करेंगे कि तहरीक इंसाफ जिसने ईद के बाद ईद भी गुजर गई, एक बड़ा लॉन्ग मार्च या बड़ा एहतजाज करना था, वो तो खुद से डिवाइडेड है। तो क्या गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी इन डेज टू कम, पॉसिबिलिटीज क्या है? एक छोटा सा ब्रेक, मेरे साथ रहिएगा, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक नाजरीन। हुज़ैफा रहमान साहब से भी यही सवाल सामने रखते हैं, सिंस आई नो दैट कि उनका बैकग्राउंड खुद से देहाती है, वो अंडरस्टैंड करते हैं किसानों के प्रॉब्लम्स भी। हुज़ैफा साहब, गवर्नमेंट ने पिछले साल भी, आप लोग की गवर्नमेंट थी, किसान गंदम को लेकर पिछले साल भी परेशान रहा, इस साल वो परेशानी तशवीश मजीद बढ़ती जा रही है। और अभी कुछ देर पहले भी हम यही डिस्कस कर रहे थे कि सर गवर्नमेंट क्या कर रही है, गंदम का रेट, किसान परेशान, सड़कों पर, व्हाट इज हैपनिंग? जी बहुत शुक्रिया राय साहब, आपके ख़ुद इल्म में, आप ख़ुद माशाल्लाह लंबे अरसे से तहकीकाती सहाफ़त भी कर रहे हैं, फील्ड में भी रहे हैं। पंजाब में बिलखसूस और बाकी सूबे में बिलअमूम ये सूरत हाल रही है कि जब भी गंदम की प्रोक्योरमेंट की गई है तो गंदम की प्रोक्योरमेंट के अंदर फूड डिपार्टमेंट जो है इतने अरबों रुपए के घपले करता रहा है कि लास्ट ईयर मरीम नवाज़ साहिबा की सूबाई हुकूमत ने तय किया कि गंदम की सेंट्रली प्रोक्योरमेंट नहीं होगी। उसके पीछे वजह थी कि किसान को तो गवर्नमेंट 10, 12, 15, 20 अरब रुपए देती है, लेकिन गवर्नमेंट को जो उसका झटका लगता है वो 40-50 अरब रुपए का एक्स्ट्रा लगता है। और तीसरे नंबर के ऊपर जब वो गंदम यूटिलाइज़ करना होती है, जब आपने फ्लोर मिल्स को देना होती है, तब जाके पता चलता है कि जी उस वक्त जो आपका फूड इंस्पेक्टर था उसने गंदी गंदम प्रोक्योर की, या अगर उसने 1 टन गंदम प्रोक्योर की तो उसमें 2 टन साथ मट्टी भी मिक्स कर दी, तो वो ऑडिट ही नहीं हो पाता था, रिपोर्टों की नज़र हो जाती थी और पता ये चलता था कि किसान को रिलीफ देने के लिए गवर्नमेंट जो गंदम की प्रोक्योरमेंट स्टार्ट करती है उसका नतीजा एक आम आदमी जो मासेज हैं वो भुगतते हैं, सरकार पब्लिक एक्सचेकर पे लॉस आता है। तो गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर गंदम की प्रोक्योरमेंट नहीं की, तो ज़ाहिर है किसानों की तरफ से एक रिएक्शन आया। उसके पीछे गवर्नमेंट का एक विजन ये था कि गंदम की प्रोक्योरमेंट का जो पैसा हम बचाएंगे उसका हम सब्सिडाइज करेंगे, जो बीज है उस पर सब्सिडी दे देंगे, इसी तरीके से ट्रैक्टर स्कीम मुतारिफ करा देंगे, इसी तरीके से खाद जो है यूरिया और DAP भी हम सब्सिडी दे देंगे। तो गवर्नमेंट ने इस साल यही किया, किसान को सस्ता बीज दिया, खादों के ऊपर सब्सिडी दी, ट्रैक्टर्स दिए, उसके अलावा किसानों को जो सोलर ट्यूबवेल्स थे उसके ऊपर सब्सिडी दी। पर्पज़ यही था कि जो किसान को हम रिलीफ गंदम की प्रोक्योरमेंट में देते हैं वो गंदम की ग्रोइंग के अंदर उन्हें रिलीफ मिल जाए और यूं मासेस के ऊपर उसका जो है वो असर ना पड़े। इस मरतबा गवर्नमेंट तो कुछ नहीं कर रही है, तो गवर्नमेंट ने एक रेट मुतारिफ कराया हो कि गवर्नमेंट कहे जी हमारा 2800, 2900 या 3000 रुपये रेट है। गवर्नमेंट ने कहा कि जी आप इसको ओपन मार्केट कर दें, जाए किसान अपनी मर्जी से दाना अपना फ़रोख्त करे मार्केट के अंदर, और जो उसका बेहतरीन रेट उसे मैसर आए वो उस रेट के ऊपर फ़रोख्त करे। अब अगर किसान जो है, फॉर एग्जांपल किसान पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी है, अगर अब किसान ये कहते हैं कि आप हमसे सेंट्रली प्रोक्योरमेंट करें, अब गंदम की अगर हम सेंट्रली प्रोक्योरमेंट करते हैं तो 1.5 लाख या 2 लाख किसानों को रिलीफ देने की कॉस्ट आपका 8 या 9 करोड़ आम आदमी पे करे, तो ये तो मुमकिन नहीं है ना। अगर हम 4000 या 4500 या 5000 गंदम की, मुझे आप ये बताएं, गवर्नमेंट अपना रेट मुकर्रर कर दे और उस रेट के ऊपर जो है हम बारदाना खरीदना शुरू कर दें, तो मुझे आप ये बताएं कि क्या आम मार्केट के अंदर अगर गवर्नमेंट 5000 या 4000 रेट मुकर्रर करती है तो मार्केट के अंदर तो 8000 रुपये हो जाएगा। और जो आटे की एक रोटी है
वो अगर 15 रुपये या 13 रुपये में हम लेकर आए हैं तो ये रोटी तो आपकी 50 रुपये पे चली जाएगी। तो इसलिए इस मामले को बड़ा एहतियात से देखने की ज़रूरत है। किसानों को रिलीफ भी देना ज़रूरी है, किसानों के मसाइल हल होना भी ज़रूरी है। किसानों को हमने जो रिलीफ दिए इससे ज़्यादा वो रिलीफ डिज़र्व करते होंगे, लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि किसान एक तबका है, उस तबके को रिलीफ देने के चक्करों में हम गंदम को इतना महंगा कर दें या उनसे गंदम इतनी महंगी खरीद लें कि वो गवर्नमेंट के बस में ना रहे। और एक आम मजदूर जो है, जो 700, 800, 900 की दिहाड़ी करता है, उसका मेन पर्पज़ यही होता है कि उसने शाम को रोटी खानी है, रोटी के अलावा उसका इशू ही कोई नहीं है। और रोटी उसकी दस्तरस से बाहर हो जाएगी जब ज़रा आपके जो आपका जो दाना है उसका रेट जो है वो ऊपर चला जाता है, गंदम का रेट जो है जिसको हम कहते हैं, तो वो ज़रा आटा आपकी पहुंच से दूर हो जाएगा। इसके पीछे ये पूरी एक रीज़न है। मैंने इसलिए पूरा मैकेनिज्म आपको तफसील से समझाया है जी। और ज़ैफर साहब, सेकेंडली कुछ देर पहले हमारी इख्तियार बेग साहब से बात हो रही थी, कैनाल वाला इशू लास्ट शो में भी आपने मेहरबानी की, तब भी हमने उसके ऊपर डिस्कस कर रहे थे, लेकिन वो इशू तो सिमटा जा रहा है, वो इशू तो जोर पकड़ता जा रहा है। बज़ाहिर ये था कि आप लोग और पीपल्स पार्टी बैठेंगे, कोई वे आउट निकल आएगा, लेकिन वो वे आउट तो निकलता दिखाई नहीं दे रहा। बहुत शुक्रिया जी। मैं आज इस इशू पे मैंने कई प्रोग्राम्स पिछले 15 दिनों में हुए हैं, तो मैं बड़ा मोहतात बोलता रहा हूँ, लेकिन आज मैं इस इशू पे बड़ा खुलकर बोलना चाह रहा हूँ जी। देखें, पहली बात तो ये है कि कैनाल इशू को PMLN से जोड़ दिया गया है। कैनाल इशू को सिर्फ आपने पंजाब से जोड़ दिया गया है। ज़ाहिर है PMLN पंजाब की एक पॉपुलर जमात है, पंजाब की एक स्टेक होल्डर है। किसी ने ये बात नहीं की कि कैनाल इशू का सबसे बड़ा बेनिफिट जो होना है वो सादकाबाद, रहीम यार खान, बहावलपुर के उन रेगिस्तानी इलाकों को होना है जो पंजाब और सिंध के बॉर्डर का इलाका है, ज़्यादा उसने सैराब होना है। और ज़ाहिर है कोई सेंट्रल पंजाब का हिस्सा कोई नहीं है। ज़ाहिर है अगर पंजाब का और सिंध यानी बॉर्डर जो सिंध से जुड़ा हुआ है, अगर वो खुशहाल होगा ऑटोमेटिकली सिंध भी खुशहाल होगा। और अगर सिंध का थर का रेगिस्तान का इलाका खुशहाल होगा तो ऑटोमेटिकली पंजाब का जो बहावलपुर का रेगिस्तान है या रहीम यार खान का, सादकाबाद का है, वो भी खुशहाल होगा। तो देखें, एक तो ये कौमी फैसला हुआ था जिसके अंदर आपके तमाम कौमी इदारे ऑन बोर्ड थे, और पूरी कौम के फ़ायदे के लिए ये था कि जो आपका लाखों एकड़ बंजर अराजी है उसको किस तरीके से आप कौमी धारे के अंदर लेकर आ सकते हैं, अपनी ज़राअत को बेहतर कर सकते हैं। उस हवाले से आपके सामने है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जिस हुकूमत का हिस्सा थे PDM की, उसमें SIFC बनी। SIFC का कोर टारगेट यही था कि आपने अपनी एग्रीकल्चर को बेहतर करना है, और उसके अंदर बहुत सारी तनकीद हुई। पीपल्स पार्टी के कई लोगों ने कई टॉक शोज़ में कहा, मैंने अवॉइड किया, लेकिन उसके अंदर जो ज़मीनों की तकसीम का तरीक़ेकार था या अलॉटमेंट का तरीक़ेकार था वो अफवाज पाकिस्तान ने इंतहाई ट्रांसपेरेंट अंदाज में किया। उसमें हमारे मुतलका डिवीज़न के कमिश्नर्स, SMBR चीफ सेक्रेटरी ऑन बोर्ड रहे, और जिस बंदे ने जो ज़मीन मांगी उसको वो ज़मीन, अगर वो कवायद के तहत उस पर पूरा उतरता था, ऑक्शन हुई और वो ज़मीन उसको दी गई। अब मकसद ये है कि अगर इस इशू को नहीं करना, आपने अंडू करना है, तो पंजाब की कोई ऐसी नहीं है कि कोई पंजाब के बड़े सियासी खानवादे जो हैं या जो पंजाब के बड़ी सियासी फैमिलीज़ हैं या बड़े जागीरदार ज़मींदार हैं, उनकी कोई ज़मीनों को काश्त करना है। ये वो बंजर ज़मीनें हैं जो स्टेट की अपनी ज़मीनें हैं, जिसको ओन स्टेट करती है, कोई प्राइवेट आदमी नहीं करता। और स्टेट ऑफ पाकिस्तान के मातहत 4 सूबे आते हैं, और उस 4 सूबों के अंदर ज़ाहिर है अगर ज़ैफर साहब यहाँ पे सवाल सिर्फ एक जी सवाल सिर्फ मुकम्मल कर रहा हूँ। इस सारी कम्युनिकेशन जो आप बता रहे हैं कि इससे लगता तो ये है कि पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड चली आई है जी। देखिए, वही मैं मुकम्मल करने लगा। तो सिंध और पंजाब के बॉर्डर का अगर रेगिस्तानी इलाका इन नहरों से सैराब होगा और फ़ायदा होगा तो पूरे मुल्क का होगा। और अगर इसके अंदर कोई बहुत बड़ी हिच है, क्योंकि मैं टेक्निकल माहिर नहीं हूँ, मुझे पानी की डिस्ट्रीब्यूशन का अंदाज़ा नहीं है, अगर इसमें कोई मसला है तो उसको ज़ाहिर है आपके पास 2 फोरम्स हैं पड़े। एक आपका काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है, इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी है, उसके अंदर सामने रखना चाहिए। जिस तरीके से बात मीडिया TV चैनल से ही हमने सुनी और बाकी हमें पता चला कि उस वक्त जरदारी साहब भी ऑन बोर्ड थे, बिलावल साहब भी ऑन बोर्ड थे। अगर उस वक्त ऑन बोर्ड थे, अब ऑन बोर्ड नहीं है, तो इन मामलात को मीडिया पे तकारीर के बजाय एक अप्रोप्रिएट फॉरम्स मौजूद हैं, उन फॉरम से बैठ के हम सियासतदान बैठ के इसका हल निकालें। पार्लियामेंट मौजूद है, बजाय ये कि इस इशू को एक कंट्रोवर्शियल इशू बना दें, इसमें सुबायत की बात हो, लसानियत की बात हो, मुनासिब नहीं। इन्हीं इसको हम काला बाग की तरह कंट्रोवर्सी की तरफ ले जाएं। अगर ये मुल्क के लिए बेहतर है तो बनना चाहिए, अगर ये मुल्क के लिए बेहतर नहीं है, एक सूबे के हकूक मुतासिर हो रहे हैं, तो बिल्कुल भी नहीं बनना चाहिए। मैं पंजाबी होने के नाते ही कहता हूं कि सिंध के अगर हकूक इस मंसूबे से मुतासिर होते हैं तो 1 दफ़ा नहीं 100 दफ़ा नहीं बनना चाहिए। लेकिन अगर सिंध के हकूक इससे बेहतर होते हैं, सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग हो रही है, तो वो मुनासिब नहीं है, वो नहीं होनी चाहिए। ये बात है जी। क्या एक छोटा सा ब्रेक, मेरे साथ रहिएगा, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं।
वेलकम बैक नाजरीन। मिर्जा इख्तियार बेग साहब, बड़ी सिंपल सी ये तो एक डिबेट है कि अगर सिंध के हालात बेहतर होते हैं तो बिल्कुल बनना चाहिए, मैं भी उसको सेकंड करूंगा हुजैफा साहब की तरह। अब सवाल ये है कि आपकी रिजर्वेशंस क्या हैं, क्योंकि हुजैफा साहब की गुफ्तगू से जो मुझे समझ आई, पीएमएलएन तो ये सोचे बैठी है कि साउथ पंजाब के साथ साथ इन नहरों के बनने के बाद सिंध में भी बेहतरी आएगी। नहीं, मैं अपना मौक़िफ़ आसान लफ्जों में आपको समझा देता हूँ। हम इस बात के जी बिल्कुल कायल हैं कि आप ज़राअत में नई टेक्नोलॉजी लाएं, ड्रिप इरिगेशन लाएं, आप ज़मीनों को शादाब बनाएं, फसलें उगाएं, फूड सिक्योरिटी बेहतर हो, मुल्क की एक्सपोर्ट्स भी हो। लेकिन हम ये नहीं इस बात के कायल हैं कि आप ये सब किसी एक सूबे की कॉस्ट के ऊपर करें, कि एक सूबे में तो शादाबी हरियाली और फसलें आए और दूसरे सूबे में पानी ना जाके, पानी ना पहुंचने की वजह से वहां पे कहत हो और वहां पे जमीनें बंजर होती जाएं। ये है एक आसान लफ्जों में हमारा मौक़िफ़। लिहाजा हम ये चाहते हैं, जैसे अभी आपने कहा और हमारे भाई ने भी कहा, कि वो फोरम जो मुतनाज़ा इश्यूज पे बात करने के लिए बनाए गए हैं, जिसमें एक काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट भी है, उस पर बात कर ली जाए। अगर ये एस्टैब्लिश होता है कि इस पानी से सिंध के हुकूक मुतासिर हो रहे हैं, सिंध का पानी जो पहले ही कम हो गया मजीद कम होगा, सिंध की जमीनें बंजर और बेआबाद हो जाएंगी और सिंध में कहत जैसी सूरत हाल आगे जाके हो सकती है, तो फिर ये अल्लाह ना करे। यकीनन दिल में फिक्र है कि आप रिवाइज करें अपनी सोच को, अपने प्लान्स को। और हम सब पाकिस्तान की इकाइयां हैं, हमने जी सूबे बिल्कुल के ऐसा। बारे में सोचना बिल्कुल है, लेकिन साथ साथ ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में हमें मुल्क के बारे में सोचना है। तो सूबों में जो अफरत इंतशार है वो केपीके में, बलूचिस्तान में, वो आपके सामने है। आप एक तीसरे सूबे को उसमें क्यों शामिल करना चाहते हैं? वहां के लोगों को क्यों बाहर निकालना डॉक्टर चाहते साहब, हैं? अगर मैं व्यूअर हमें होता, क्यों अगर आप मैं आज इस टॉक मजबूर शो का कर रहे व्यूअर हैं होता कि तो हम मेरे जहन में एक सवाल आता। कोलिशन गवर्नमेंट होने के बावजूद हम अपना वफाक के साथ ना खड़े? ये है मेरा मौक़िफ़ सर। डॉक्टर साहब, अगर मैं आज व्यूअर होता इस शो का तो मेरे जहन में एक सवाल आता, वही मैं आपके गोश्तदार करूंगा, छोटा सा इसका जवाब मुझे दे दीजिएगा। इसकी लंबी चौड़ी प्लानिंग हुई होगी, लंबी चौड़ी मीटिंग्स हुई होगी सारी प्रोजेक्ट की। उन लंबी चौड़ी मीटिंग्स में, प्लानिंग्स में पीपल्स पार्टी वाज ऑन बोर्ड। सिंध से एक शोर मचता है, वहां का किसान उठ खड़ा होता है, आप लोग भी कहते हैं जी हम अपने किसान की प्रोटेक्शन के लिए, सिंध को बचाने के लिए आपके साथ खड़े हैं, अपने सिंधी किसान के साथ खड़े हैं। सर, पहले ये सारी कैलकुलेशन नहीं हुई थी? नहीं, देखें, प्रपोजल 10 आते हैं और वो इतने कंसर्न नहीं होते, उसके ऊपर फिर मॉडिफिकेशंस होती हैं, उनके ऊपर तरमीम लाई जाती हैं और फिर ऐसी चीज फाइनल की जाती है जो तमाम इकाइयों को काबिल कबूल भी हो और मुल्क उसके लिए तरक्की करे, कोई एक सूबा के बजाय। ये है बात। हमने फेयर इनफ इसके ऊपर हमेशा डिसेंट नोट लिखा है, इसके ऊपर एतराजात सिंध की तरफ से हुए हैं और अब भी हमारी जो आला क़यादत है, जरदारी साहब से लेके अभी बिलावल साहब ने घड़ी खुदा बख्श में बड़ा वाज़े इसमें कहा कि हम इसमें पीछे नहीं हटेंगे। लिहाजा ये इतने सख्त मैसेजेस अगर आला क़यादत के आ रहे हैं तो ये लहम फिक्रिया है और इस बात की तरगीब देता है कि आप बैठ के सोचें कि ये चीज को आगे नहीं लेके जा सकते क्योंकि काबिल कबूल नहीं है। और वो वजूहात भी आपके सामने बता दी गई हैं जिसकी बुनियाद पे हमारी तशवीश है, हमारी कंसर्न है। फेयर इनफ। हुजैफा साहब, यहाँ से तो पीछे हटने का सवाल नहीं समझ आ रहा। यहाँ पे लगता यह है कि पीपल्स पार्टी ने तो अपना स्टांस एक ले लिया हुआ है, इवेंचुअली पीएमएलएन को ही कुछ बैकफुट पे जाना पड़ेगा। नहीं, मैं तो पहले आपकी बात कह चुका हूँ कि पीएमएलएन का ना कोई मंसूबा है, ना पीएमएलएन इस तरह के किसी मुतनाज़ा मंसूबे को प्रमोट करती है। पीएमएलएन तो एक वाज़ेह बात कहती है कि पीपल्स पार्टी हमारी एलाई थी पीडीएम गवर्नमेंट में, उस वक्त एक एसआईएफसी की बुनियाद रखी गई। उसके बाद एसआईएफसी के तहत ही ये प्लानिंग हुई कि सिंध और पंजाब के बॉर्डर के ऊपर जो आपका रेगिस्तान का इलाका है, इसको जो है सैराब करना है, इसमें हरियाली लेकर आनी है। उस वक्त जरदारी साहब ने इसको एंडोर्स किया। अब अचानक से पीपल्स पार्टी की तरफ से ज़ाहिर स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशन है, वो बार बार अपने
अवामी इज्तमात में मुख्तलिफ मकामात पर ये बात बार बार दोहरा रहे हैं, टीवी चैनल्स पर दोहरा रहे हैं, तो ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी हमारी एक मजबूत एलाई है। पीपल्स पार्टी के इतने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात के होते हुए हम इसमें आगे बढ़ ही नहीं सकते, और ये असूलन बात भी मुनासिब नहीं होगी। जमहूरियत के अंदर आप लोगों को साथ लेकर चलते हैं, नेगोशिएट करते हैं, बातचीत करते हैं, तो इसमें ज़ाहिर है दो ही रस्ते होंगे, या तो बातचीत के ज़रिए पीपल्स पार्टी कायल होगी, या कुछ तरह का मैकेनिज़्म तैयार होगा कि अगर इन नहरों से पानी दरियाए सिंध से अगर मज़ीद नहरें निकालनी भी हैं तो उसका रेगुलेटर सिंध बन जाए या उसका कंट्रोल सिंध के पास हो, किस तरह की बात निकल कर सामने आएगी। और अगर पीपल्स पार्टी किसी भी सूरत में मानने को तैयार नहीं होती तो मैं समझता हूँ कि मुमकिन ही नहीं है कि मरकज़ी हुकूमत या पंजाब की हुकूमत जो है वो सिंध और पीपल्स पार्टी के साथ कन्फ्रंटेशन की कॉस्ट के ऊपर ये मनसूबा शुरू करेगी। देखिए, हमारा मकसद यही है कि इस मुल्क में खुशहाली आए। ये तो नहीं हो सकता कि एक मंसूबे के तहत खुशहाली ले आए और दूसरे तरफ हम नाराज कर लें। जुमला बड़ा इंटरेस्टिंग था कि ये पीएमएलएन का प्रोजेक्ट तो था नहीं। प्रोजेक्ट किसका था सर? ये प्रोजेक्ट इस मुल्क का प्रोजेक्ट था। ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, पीडीएम की हुकूमत, हम सारों के इत्तेहाद का एक प्रोजेक्ट था, जिसका मकसद ये था कि पाकिस्तान के अंदर ज़राअत के शोबे को दोबारा खड़ा करें, अपनी एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ाएं। आप बदकिस्मती है कि 4-5 बिलियन डॉलर की कॉटन जो है वो इंपोर्ट कर रहे हैं। कहाँ पाकिस्तान पूरी दुनिया को कॉटन दिया करता था। इसी तरीके से गंदम भी आपकी वही, गंदम भी इस दफ़ा ज़ाहिर है आपकी ज़ाहिर वो नहीं रही ज़राअत में जान आपकी, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ज़ाहिर मकसद यही है कि लोगों को दोबारा ज़राअत की तरफ इनकरेज किया जाए, फैसिलिटीज़ दी जाए। उन सारे चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जब पता चला कि आपके पास लाखों एकड़ अराजी खाली पड़ी हुई है कि नहरें नहीं हैं, तो ज़ाहिर है ऑन बोर्ड लिया गया। अब ज़ाहिर है एक नया स्टांस सामने आया पीपल्स पार्टी का, हम उसको सुनेंगे भी। उज़ैफा साहब जरा मेरे साथ ही रहिएगा, फैसल भाई को भी ऑन। फैसल भाई, जाते जाते ये फरमाइएगा कि ये प्रोजेक्ट तो पीएमएलएन पीपल्स पार्टी पाकिस्तान का प्रोजेक्ट है कि ओनरशिप ही नहीं अब तो ले रहा। उज़ैफा साहब ने भी कहा ये पीएमएलएन का प्रोजेक्ट तो था नहीं, नहरों वाला किसका प्रोजेक्ट है सर कि ओनरशिप भी नहीं ले रहे और पूरे पाकिस्तान का प्रोजेक्ट भी है? सबसे पहली बात तो ये है कि ये दोनों जमातें जो हैं ये अवाम के साथ धोखा कर रही हैं और अवाम के असल मसाइल से के बुनियादी के बारे में सीरियस नहीं है। हुज़ैफा ने जो बात की है जिम्मेदारों के बारे में, तो आप देखिए कि ये कितने ओब्लिवियन हैं इस बात से कि जो कैलकुलेशन होती है किसी भी फसल की, उसका सिंपल तरीक़ेकार होता है खर्चा प्लस मुनाफा। इस वक्त जो इस पर एकड़ ज़मीन जो खर्चा है वो खाद है, बीज है, उसका पानी है और उसका जो डीजल है, ट्रैक्टर है, उसकी आप निकालेंगे तो आपको एवरेज निकलती है। अब ये एक अच्छा एक ठेका भी डाले ना जी, मामला है, सारे जिम्मेदार तो मालिक नहीं हैं। रोटी को सस्ता करने के लिए करोड़ों जो है वो किसानों का गला घोंट दिया, और अपने जो 2 लाख 4 लाख जो वोटर हैं उनकी रोटी सब महंगी ना हो। हालांकि वो जो पैसा है जो जिम्मेदारों को पास आना है वो भी शहरों में लगना है, इसी में सर्कुलेट होना है ना, इन्हीं ताजिरों के पास जाना है। तो ये तो एक एब्सर्ड सी रीजन है जिसकी कोई लॉजिक नहीं है, कोई मंतक की बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि SIFC ने अभी तक कौन सा ऐसा तीर मारा है? आपने ये जो बातें की हैं इसमें प्रॉब्लम ये है कि हुकूमत अपनी, क्योंकि अवाम के वोटों से तो आई नहीं है, तो जो इनको लाए हैं वही इनको चला रहे हैं। ये जो कैनाल्स का ये एक मुबैना तौर पे कहा जा रहा है कि जी ये कैनाल्स तो खुदना शुरू हो गई हैं, ये तो मामला बहुत पीछे रह गया। तो पिछले 1 साल पहले की बात है। ऐसा है अब थर चोलिस्तान में राय साहब कौन सी ऐसी जमीनें हैं जो सेंट्रल पंजाब और साउथ पंजाब की आप फर्टाइल या सिंध की फर्टाइल जमीनें छोड़ के आप रेगिस्तान आबाद करना शुरू हो गए। पहले उन किसानों को तो देख लें जो इस वक्त जो है मजबूर हैं, उनकी फसलें ले नहीं रहे। आप अगले जो है वो लाखों एकड़ों के ऊपर चले गए। गुजारिश ये है कि आपकी कोई पॉलिसी, ना इंटरनल कोई पॉलिसी है, ना एक्सटर्नल कोई पॉलिसी है, ना फाइनेंस की कोई पॉलिसी है, ना तजारत की कोई पॉलिसी है, ना अमन अमान पे कोई पॉलिसी है। एक ही पॉलिसी है, लुटो तो पुटो, दैट्स ऑल। इसके अलावा कोई पॉलिसी नहीं है। और एक इनका काम यह है कि फौज और PTI की लड़ाई जारी रहे ताकि ये हुकूमत करते रहे। इसके अलावा कोई मतमा नजर इस हुकूमत का नहीं है, ना ये अवाम के साथ कोई मुखलस है, ना ये पाकिस्तान के साथ कोई मुखलस है, ना इनकी कोई पॉलिसी है। इनकी पॉलिसी का महवर मरकज सिर्फ अपनी जाते हैं, अपनी हुकूमतें हैं, एंड दैट्स ऑल। फैसल साहब, मिर्जा साहब, आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस दुआ के साथ आज के शो से इजाजत दीजिए कि कोई भी इशू होता है बार बार उसके ऊपर शोर इसलिए मचाते हैं कि यार कम से कम लोगों को पता तो चले कि व्हाट इज हैपनिंग। ये कैनाल इशू के ऊपर डेली बहुत सारी बहस होती है, रोज आज भी मैं देख रहा था, सोमवार के दिन भी, मंगल के दिन, पिछला पूरा हफ्ता भी।
जनाब बड़े जलसे जुलूस सिंध के अंदर हुए हैं, तो यार पीपल्स पार्टी कहाँ पे, जब ये सारा कुछ प्लान हो रहा था। आज भी अजमा बुखारी साहब एक रिसेंट स्टेटमेंट है कि जनाब ऑन बोर्ड थे जरदारी साहब। क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर? सो एटलीस्ट एनलाइटन करना, लोगों को बताना पर्पस होता है कि कम से कम लोगों को पता तो चले कि जनाब टीवी के ऊपर स्टेटमेंट्स क्या होती हैं और रियलिटी क्या होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।